नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं पिनाज हाजिर हूं और अब आपको बताएंगे कि किस तरह से बाबा का रहस्य लोग जो है एक एक करके उसकी परतें खोलती जा रही हैं। हाथरस कांड एक बार फिर क्या दोहराया जाने वाला था, इस सवाल क्यों खड़ा हुआ है, इसका जवाब भी आपको देंगे। बाबा का अगला प्लान क्या था, कहां कहां बाबा अपना सत्संग करने वाला था। 6 अगस्त को कन्नौज में उसका सत्संग होना था। अखिलेश यादव का लोकसभा का चुनाव जहां से जीते हैं, इसके लिए बाकायदा टेंट बुकिंग भी कर ली गई थी। तो सोच के देखिए कि बाबा की प्लानिंग जो है वो कहां तक थी। आगरा, कन्नौज, अगर ये 121 लोगों की दर्दनाक नहीं मौत होती तो बाबा साकार हरि का ये सत्संग, तमाशा, जो भी आप कहना चाहें, ये यूं ही चलता रहता। बाबा साकार हरि को फंडिंग कौन कर रहा था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आखिर उसकी मदद कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी भी मुआवजे के लिए तो मुख्यमंत्री को लिखते हैं। सरकार की बात करें तो एफआईआर में कहीं भी बाबा का नाम नजर नहीं आता है। अखिलेश भी बाबा को लेकर कुछ मुखर तौर पर नहीं कहते हैं। तो सवाल यह है कि कोई भी विरोधी पार्टी हो या सत्तारूढ़ पार्टी हो, बाबा को लेकर कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव क्यों नहीं है? और यह बात तब है जब बाबा के ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। हाथरस कांड की जांच बहुत तेजी से चल रही है। आपको बता दें 121 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक हाथरस कांड की जांच में क्या कुछ निकलकर आया है सामने, ये भी आपको बताएं। एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं। सेवादारों की भूमिका की भी जांच हो रही है। पीड़ितों के परिजनों ने बाबा की गिरफ्तारी की मांग की है। बाबा पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बाबा फरार है, ये लगातार खबरें आ रही हैं। कई वीडियोज इस ओर इशारा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाबा जो है, घटना को हुए 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, फिर भी बाबा के बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं चल रहा है? पुलिस खुलकर क्यों नहीं कहती है कि बाबा कन्नौज में है, बाबा यहां है, बाबा कासगंज में है? आखिर बाबा है कहां? 121 लोगों की मौत, मधुकर समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मधुकर मुख्य आयोजक है, उसको लेकर भी, उसकी पॉलिटिकल लाइजनिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और जांच जारी है। न्यायिक आयोग की जांच में चश्मदीद जो हैं लगातार दूसरे दिन भी अपना बयान दर्ज करा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में जांच टीम जो है, जुडिशियल इंक्वायरी जो है, वो जांच टीम जो है वो वहां पर बैठी हुई है और लगातार लोगों से, पीड़ितों से उन्होंने कहा है कि हमारा ये पूरा का पूरा ओपन है, आप आइए, अपनी बात रखिए, आपके मन में जो सवाल है वो जरूर वहां रखिए। क्या कुछ आपने देखा था, बाबा को लेकर क्या जानकारी आपके पास है, क्या वो करता था? अपने इन सत्संग समागम में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन आप अगर जाते थे तो वहां क्या देखते थे, सब कुछ हमें बताइए। इस बीच आपको बता दें कि क्या कुछ है, बाबा साकार हरि का सियासी आका कौन है, ये सवाल उठ रहे हैं कि बाबा के फंड मैनेजर मधुकर के पॉलिटिकल लिंक कहां कहां जुड़े हुए हैं। मधुकर की फंड रिसोर्सेज, जो फंड अरेंज करता था, उसका सिस्टम क्या था और फंड के लिए मधुकर किन दलों से मिला था? सवाल यह है कि भाई अगर बाबा ये कह रहा है कि मैं तो कोई अपने लिए कोई भक्तों से दान नहीं लेता था, कोई आयोजन जो है वो स्वतः ही होता था, तो इतने बड़े पैमाने पर आयोजन, और बाबा के 1-2 नहीं बल्कि कई आलीशान आश्रम जो हैं जिनमें लग्जरी सुविधाएं थी, कारों का काफिला, अपनी आर्मी लेकर, ये सब कुछ व्यवस्था बाबा किसके पैसे पे कर रहा था? क्योंकि बाबा के जो भक्त हैं और जिस तबके से वो भक्त आते हैं, लगता नहीं कि बाबा का कोई भक्त उनको करोड़ों रुपए जो है वो दान में दे रहा था। तो सवाल ये है कि बाबा की ये शान शौकत, बाबा की ये पूरी की पूरी प्राइवेट आर्मी, बाबा के बड़े बड़े आश्रम आखिर कहां से फंड हो रहे थे और बाबा के बड़े बड़े सत्संग को कौन फंड कर रहा था, ये भी जांच का विषय है। जांच एजेंसियां बाबा के फंड मैनेजर देव प्रकाश मधुकर के पॉलिटिकल लिंक्स भी खंगाल रही हैं। मधुकर बाबा के सत्संग के लिए कैसे फंड अरेंज करता था, इसका सिस्टम क्या था, पिछले 6 महीने में किन किन दलों के नेताओं से उसने मुलाकात की है, इसको भी खंगाला जाएगा। बाबा का सबसे बड़ा राजदार है मधुकर और सरकार हरि कैसे पैसे का खेल खेलते थे, इसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। मधुकर के बैंक खातों की जांच है, बाबा के बैंक खातों की जांच है, मनी ट्रेल क्या है, संपत्ति कितनी है, 24 आलीशान आश्रम आखिर कैसे बन गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर बाबा का जो पूरा सत्संग था, इसमें फ्री का कुछ नहीं होता था, पैसे उगाने के लिए एक बाकायदा सिस्टम बना हुआ था। तो पैसे के लेन देन और बैंक खातों की भी जांच हो रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह सत्संग करने के लिए बाबा के पास फंडिंग आ कहां से रही थी, कौन था ये बाबा को दान देने वाला, कौन था ये 24 आलीशान आश्रम बनवाने वाला, इसके लिए जमीन कहां से ली, किसने दी, अगर जमीन कब्जाई और शिकायत हुई तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कौन इसको बचा रहा था? किसी जमाने में इसका रसूख जो होता था उसकी तूती बोलती थी, कहा जाता था बत्ती वाली गाड़ी में बाबा चलता था। तो ये तमाम चीजें जो हैं जो कथित तौर पे कही जा रही हैं, इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी क्या कुछ है, कौन है बाबा के पीछे की ताकत, इसको लेकर भी लगातार सवालों को सुलझाया जा रहा है। बाबा ने 40 आलीशान आश्रम, कोई 24 कह रहा है, कोई 30, कोई 40, कैसे बनाए हैं?
5 स्टार जैसी सुविधाएं उन आश्रमों में कैसे पहुंच गई? बाबा के भक्त जिस तबके से आते थे, जिस समुदाय से ताल्लुकात रखते थे, लगता नहीं था कि बाबा के भक्त जो हैं उनके ऊपर लाखों करोड़ों के चढ़ावे की बरसात कर देंगे। वो तो बेचारे लॉकेट खरीद के ले जाते थे, फोटो खरीद के ले जाते थे, बाबा की चरण रजक जो चरण धूल है उसको ले जाया करते थे अपने साथ। बहुत ज्यादा उनके पास पैसा हो, ऐसा अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा। बाबा किन्हीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बाबा हूं और उनको ज्ञान दे रहे हूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा कथा करने के लिए पैसे लेते हूं, ये भी निकल कर नहीं आ रहा है। तो सवाल यह है कि बाबा और उसके शागिर्द सत्संग के नाम पर ही कौन सा खेल खेल रहे थे? कैसे उन्होंने इतनी संपत्ति जमा कर ली? दरअसल इंडिया टीवी उस कंट्रोल रूम तक भी जहां पहुंचा है जहां सत्संग को मैनेज किया जाता था, वहां वो रजिस्टर और वो बही खाते मिले हैं जिसकी जो जानकारी है वो आपको भी एक बार की चौंका देगी। बाबा के मैनेजर भीड़ कम दिखाने के लिए प्रशासन को भक्तों की संख्या कम करके बताते थे। आपको बता दें, टेंट की कैपेसिटी हाथरस में 60,000 लोगों की थी, इजाजत 80,000 लोगों की थी, भीड़ जुट गई 2.5 लाख से ज्यादा। बाबा के आने जाने के लिए अलग रास्ता था, बाकी 60,000 लोगों के लिए एक अलग रास्ता था। सवाल यही है कि सेवादारों की भूमिका क्या थी, क्राउड मैनेजमेंट क्या था? जब इससे ज्यादा भीड़ जुटी तो आपने प्रशासन को तुरंत इत्तला क्यों नहीं की? प्रशासन आपको अतिरिक्त जो है पुलिस फोर्स मुहैया कराता। तो यहां पर देखिए कि आपने 300 बाय 300 मीटर का टेंट लिया, परमिशन 80,000 लोगों की थी। अगर टेंट की एक क्षमता देखें, काइडल क्षमता, जब इतना बड़ा टेंट लगता है तो क्या होती है, तो वो 60,000 लोगों की है, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंचे हैं। तो लगातार सवाल यहां पर बाबा की जो पूरी आयोजन समिति है, जिन लोगों ने ये आयोजन कराया, मधुकर जिसमें मुख्य है, उन पर सवाल उठ रहे हैं। बाबा के सेवादारों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। और क्या बाबा बिल्कुल अनजान था, उसे कोई इल्म नहीं था? और अगर बाबा का दामन पाक साफ है तो एक ऑडियो रिलीज करने के बाद, अपने वकील को आगे करने के बाद, बाबा खुद क्यों गायब है? क्यों अपने भक्तों का हालचाल लेने के लिए, क्यों उनकी संवेदना बांटने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा है? और अभी तक क्यों नहीं पता चल पा रहा है कि भाई बाबा है तो है कहां? देखिए हमारे संवाददाता पवन नारा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम वहां मौजूद हैं जहां बाबा का सत्संग हुआ था, टेंट लगाया गया था। पुलिस की एफआईआर कहती है कि 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन पहली गलती यहां दिखाई देती है। टेंट हाउस के नुमाइंदे बताते हैं कि इस इलाके में टेंट हाउस लगाने के लिए 300 फीट बाय 300 फीट का टेंट लगाया गया था। 60,000 की क्षमता का टेंट लगाया गया था, यानी अनुमति से 25% कम का टेंट लगाया गया था। इस टेंट में बाबा के आने और जाने के लिए गाड़ी का अलग रास्ता था और बाकी सभी 60,000 लोगों के लिए सिर्फ एक रास्ता था। इस वक्त हम उस टेंट के नीचे हैं जहां से पूरा टेंट हाउस कंट्रोल होता था, या कहें कि ये इस पूरे सत्संग का मैनेजमेंट कंट्रोल रूम था। अब यहां शुरुआत करने से पहले हमने कुछ कागज खंगाले। वो कागज बताते हैं कि किस तरह की कार्रवाई यहां होती थी, किस तरह से काम होता था। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूची है। बार बार आपने सुना होगा कि सेवादारों की एक फौज थी, यूनिट थी, बटालियन थी। अब जरा उसके सबूत देख लीजिए। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। वर्दीधारी भाई बहन सेवादार की उपस्थिति। श्रीमती धनवंती देवी, अशोक कुमार की पत्नी, ये भरतनगर से हैं, रतनपुरा से हैं। इस तरह से नीचे लिखा गया है यूनिट मुखिया सेवादार धनवंती देवी। ये बाकायदा लिस्ट है। एक इधर देखेंगे, यहां पर औरैया से, फिरोजाबाद से, आगरा से, संभल से जो लोग आते थे वो सब यहां हैं। उनके मोबाइल नंबर हैं जो सेवादार हैं। और ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जल सेवा की लिस्ट है, जिनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। ऐसे आप देखेंगे तो एक यहां है, यहां पर लिखा गया है IFSC कोड, अकाउंट नंबर SBI में, और नेम है राज कपूर। ये राज कपूर टेंट हाउस है जो टेंट का मालिक टेंट लगाता था। अब बाबा के अगले कीर्तन की प्लानिंग कहां थी, कहां टेंट लगना था, उसकी जानकारी भी इसमें स्पष्ट रूप में लिखी गई है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि प्लानिंग में गड़बड़ क्या है। जगत जननी मां मातेश्वरी का संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। 90 बाय 105 फीट का वाटरप्रूफ टेंट होगा जिसके नीचे बाबा बैठेंगे। 20 बाय 15 का मंच होगा। 6 फीट मंच की ऊंची हाइट होगी। एक सिंहासन होगा। मंच की अपर वाली रेलिंग होगी, मंच के नीचे वाली रेलिंग होगी, जाली वाली रेलिंग से बैरिकेडिंग होगी। 450 सीलिंग का टोटल पिंडाल लगवा दें। 450 सीलिंग
के पंडाल में दरी बिछाई जाए। एक मेन गेट होगा, एक वापसी गैलरी वाला गेट होगा, पंडाल में लगने वाली रस्सी होगी, मेन गैलरी की पाइपों से बैरिकेडिंग होगी, वापसी गैलरी की कनातों से बैरिकेडिंग। वापसी गैलरी वो जहां से बाबा निकलते हैं उनको बाकायदा यहां कनात लगाकर कवर किया जाएगा। अगला जो होना था 6/8/2024 को प्रथम मंगलवार कन्नौज उत्तर प्रदेश में होना था और टेंट वाले का पता लिखा हुआ है, टेंट का पता जहां लगना है लभारी बदायूं उत्तर प्रदेश, कपूर टेंट हाउस, ये टेंट हाउस का है। ये टेंट हाउस वाले का जीएसटी नंबर है और नीचे राज कपूर के हस्ताक्षर हैं। तो ये पूरी प्लानिंग है और इसी तरह की प्लानिंग के साथ यहां हाथरस में भी टेंट लगा था। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में एक जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है कि एंट्री के लिए सिर्फ एक गेट और बाबा के लिए अलग गेट। अगर आप 50,000 60,000 सेवकों को बुलाते हैं तो उनके लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक की प्लानिंग अगले की थी और मौजूदा में भी एक ही एंट्री एग्जिट गेट होगा, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो अब तक की जांच में यह बात साफ हो गई है कि बाबा के टेंट के भीतर पुलिस वालों और स्थानीय प्रशासन का जाना संभव नहीं था। वहां का सारा काम बाबा के सेवेदार और उनकी पिंक आर्मी संभालती थी। बाबा के कंट्रोल रूम में सवाल यही है कि किस तरह से यह सब कुछ मैनेज हो रहा था। आपको बताया हमने कि जो टेंट की क्षमता थी वो उससे कहीं ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंच चुकी थी। परमिशन 80,000 की थी। टेंट की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो टेंट की कैपेसिटी 60,000 लोगों की थी, लेकिन पहुंच गए 2.5 लाख लोग। सवाल यह है कि बाबा की प्राइवेट आर्मी थी वहां पर मौजूद, सेवादार मौजूद थे, पिंक आर्मी जिसे कहते हैं, बाबा के ब्लैक कमांडो उनके सुरक्षा घेरा में थे, लेकिन पुलिस को, प्रशासन के लोगों को वहां पर नहीं जाने दिया। जब हमारे संवाददाता पवन नारा हाथरस के उस कंट्रोल रूम पहुंचे तो सत्संग के लिए बनाया गया था, 2 तारीख का सत्संग जहां से मैनेज हो रहा था, तो वहां उन्होंने क्या कुछ देखा, पवन को क्या कुछ मिला, यह भी आपको बता दें। सेवादारों का आई कार्ड मिला, पिंक आर्मी की तस्वीर मिली, कमांडोज की लिस्ट मिली, सेवादारों के नेम प्लेट्स मिले, अगले कार्यक्रम का प्लान मिला, बाबा का सिंहासन मिला। लेकिन बाबा के निकलने का रास्ता जो उस प्लान में है, मेंशन है, एक एग्जिट पॉइंट मेंशन है भीड़ के लिए भी। लेकिन सवाल यह है कि जब आप 60,000 की कैपेसिटी का टेंट लगवा के 2.5 लाख लोग वहां पहुंच जाएंगे और एक ही एग्जिट रखेंगे तो भगदड़ होना और इस तरह से सफोकेशन होना वहां पर लाजमी हो जाता है। तो वहां पर सेवादारों की भूमिका, आयोजकों की भूमिका, किस तरह से बाबा वहां से चला गया, ये तमाम सवाल जो हैं वो संशय लगातार पैदा कर रहे हैं। पवन नारा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से क्या कुछ रिपोर्ट लेकर आए हैं, जरा वो भी देखिए। ये वो सिंहासन है जो अभी भी यहीं पड़ा है। बाबा इसी सिंहासन पर बैठकर पूरा प्रवचन देते थे और अगर आप यहां आएंगे तो देखिए आपको बहुत सारे यहां आई कार्ड दिखाई देंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आई कार्ड दुनिया भर के आई कार्ड हैं। ये जल सेवा वाली महिला का आई कार्ड है। अगर आप यहां देखेंगे दलवीर सिंह सुरक्षा सेवा, ये सेवादार पहचान पत्र है, इन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। पुष्पा देवी दिलेर सिंह, ग्राम आनंद नगर कॉलोनी, जनपद भरतपुर। ये देखिए ये सुरक्षा सेवा की नारायणी देवी हैं और इनका कार्ड तो डिजिटल रूप में बना है, तो हम थोड़ा बेहतर और साफ करके पढ़ सकते हैं आपके लिए। लिखा गया है नाम नारायणी देवी, पति का नाम राम खिलाड़ी, सिकरावार 9 मैत्रीबाल, दयाल बाग, जनपद आगरा। मोबाइल नंबर नहीं है। ये ताराचंद हैं, जिला मुख्य सेवादार हैं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आगरा के। उनका मोबाइल नंबर है 9456649599। कमलेश देवी प्रथम हैं और सीमा देवी द्वितीय हैं। मुख्य सेवादार का एड्रेस है यूनिट डंडीपुरिया है और उनका मोबाइल है। इस तरह से बाकायदा स्ट्रक्चर्ड है और यहां एक नहीं बहुत सारे हैं। एक और ये सेवादार हैं धनवंतरी देवी, इनका है। ये मीरा देवी हैं, सुरक्षा घेरा जो पिंक ब्रिगेड कहते हैं, पिंक ड्रेस में बाकायदा फोटो लगा है। और यहां अगर आप देखेंगे तो एक और है सुरक्षा सेवा सुधा देवी, लक्ष्मी नारायण लालपुर बदायूं से। और पीछे बदायूं के जो अध्यक्ष हैं, बदायूं के जो मुख्य जिम्मेदार हैं, उनका नाम है सुदर्शन चक्र की तस्वीर है। तो ऐसे ही यहां देव प्रकाश मुख्य सेवादार था और इस तरह की बहुत सारी नंबर प्लेट है। मुन्नी देवी, ये अनोखे लाल और अन्नी देवी, ये वो सारी नेम प्लेट हैं जो यहां इस वक्त पड़ी हुई हैं और ये सेवादारों के आईडी कार्ड हैं जिनको यहां
फेंका गया है। एक के बाद एक इस तरीके से यहां सेवादारों के कार्ड पड़े हैं। तो ये मैनेजमेंट ऑफिस यहां सेवादारों की कार्यशैली को लेकर बहुत कुछ बताता है। एक कार्ड यहां भी हमें पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेवादारों के कार्ड मिल रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों तक पहुंचना, और क्या सिर्फ और सिर्फ ये सेवादार ही जिम्मेदार हैं? क्या वो पूरी सत्संग समिति और बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जिनके नाम पर, जिनकी सत्संग समिति, जिनकी सो कॉल्ड आर्मी जो है इस पूरे आयोजन और इस तरह के ना जाए कितने आयोजन अब तक करवाती आई है, और एक और आयोजन जो है वो करवाने का उनका प्लान था, जिसके लिए परमिशन ले ली गई थी, टेंट के लिए बुकिंग कर दी गई थी। हाथरस कांड की जांच की आंच अब धीरे धीरे बाबा साकार हरि तक भी पहुंच रही है। बाबा एक बयान जारी करते हैं और फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इस बीच उनके वकील एपी सिंह दावा कर रहे हैं कि हाथरस की घटना भगदड़ नहीं, साजिश थी। पंडाल में कुछ गाड़ियां खड़ी मिली हैं, 12 लोग नशीला स्प्रे लेकर आए। बाबा साकार हरि को बदनाम करने की यह साजिश थी। महिलाओं से जब मैं मिला हाथरस, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़ के अस्पताल में, उन्होंने कहा एकदम ऐसे भाग रहे थे लड़के, और उनका भागने का स्प्रे चल रहा था, पीछे से जा रही थी उसका, और वो लोग मर रहे थे और गिर रहे थे, क्योंकि तुरंत तो गिरे हैं, तुरंत उस पर मरने का नहीं था, गिरते गए और उसके बाद उन पर चढ़ते गए, लोग मरते गए। क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश की सभी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, रफ एंड टफ बॉडी है उनकी, शरीर ऐसा नहीं है कि नाजुक है या वातानुकूलित भवन में रहने वाली महिलाएं हैं, सब धूप में भी रहने वाली हैं, मिट्टी में भी रहने वाली हैं, पानी में भी, जिनकी मृत्यु हुई, जो मौत हुई। अब जो घर पे भी वो बता रही हैं महिलाएं, जो बेहोश होकर कुछ बच गई, कुछ की हालत, और इसीलिए जब फायर ब्रिगेड ने आके पानी डाला है उन पर, पानी डाले की वजह से जब उठे तो गिर के सड़क गए, उठे गिर के सड़क गए, वो घटना हुई। लेकिन मेन कारण इस साजिश के पीछे यही था, और साजिश के लिए उस जहरीले नशीले स्प्रे का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से ये मौतें हुई। केवल ये दुर्घटना में मरने की बात नहीं है, अभी तक क्या था, दुर्घटना हो गई, भगदड़ हो गई। ये निश्चित रूप से सीधे सीधे प्लान्ड हत्या का मामला है, और जघन्य हत्याएं की गई, इन लोगों की जघन्य हत्याएं की गई, जो कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आए थे, नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आए थे। चलिए, एपी सिंह जी तो सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि बाबा के वकील हैं, और उन्होंने जांच किए बगैर ही कह दिया है कि भाई ये तो पूरे एक नशीला स्प्रे लेके आए थे और वहां से भाग गए, ये 10-12 गाड़ियां थी। वो अपनी एक नई थ्योरी लेकर आ रहे हैं, उनका काम है बाबा को बचाना, लेकिन बाबा क्यों भाग गए, बाबा क्यों नहीं सामने आ रहे, ये तमाम सवाल जो हैं वो साकार हरि की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बता दें, इस बीच जो कमीशन गठित हुआ है उसको लेकर भी लगातार जो है वो जांच और बयान लोगों के लिए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, नारायण साकार हरि का सबसे खास आदमी था देव प्रकाश मधुकर, जो मुख्य आरोपी, मुख्य आयोजन करता है। उसके अलावा मुकेश कुमार, उपेंद्र यादव शिकोहाबाद, मंजू यादव हाथरस से, मंजू देवी हाथरस से, संजू यादव हाथरस से, राम प्रकाश शाक्य हाथरस से, राम लड़ेते यादव मैनपुरी से और मेघ सिंह हाथरस से, ये तमाम लोग हैं जिनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और जिनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जुडिशल कमीशन के सामने आज देवा पहलवान और मुकेश पहलवान हाजिर हुए। ये दोनों शख्स 2 जुलाई को सुबह उस जगह से निकले थे और दोपहर में फिर वहीं से लौटे थे। देवा और मुकेश पहलवान ने उस वक्त क्या कुछ देखा और कमीशन को क्या बताया, उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने। मेरा नाम देव चौधरी, देवा पहलवान नाम है। तो देव चौधरी साहब, आज न्यायिक आयोग के सामने आप पेश हुए हैं, अपने बयान रिकॉर्ड कराए हैं, क्या कुछ आप जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में? हम इटा से आ रहे थे तो हमने वहाँ देखा कि इस तरह का एक माहौल था, निकल रहे थे, लगभग 4 बजे का समय था। तो हमने देखा यहाँ हो क्या रहा है। 10 से गए तो ठीक था माहौल, 10 से 9 बजे के लगभग गए थे हम बेटा, उस तरह का माहौल ठीक था। उधर से आए तो चीख पुकार और इस तरह मन जाता है जैसे युद्ध होते हैं ना, युद्ध में बचते भागते लोग इस तरह से। तो हमने गाड़ी रुकवाई, मेरा भाई मेरे साथ में था, मैं देखते हैं यार क्या हुआ है। हम जाके देखा, जैसे 10-15 कदम वहां से आके और चले तो लोग कंधों पर रख के घायल बॉडी कुछ वैसे लेके जा रहे थे, 2-3 लोग, तो इस तरह से वो लेके जा रहे थे। तो हमारे पास 1-2 महिला कुछ लोग आए और जैसे उन्होंने हमसे भी कहा इस तरह से कि भैया हमारा सहयोग कीजिए प्लीज, वो रो रही थी। तो हम भी भावुक हुए थे उस समय, तो हमने उन लोगों का सहयोग किया। हमने भी, मैं और मेरा भाई था मुकेश पहलवान, तो हम दोनों ने बॉडियां उठवाकर हमने गाड़ियों में रखवाई, उनकी प्राइवेट गाड़ियों में, एम्बुलेंस में हमने रखवाई, और प्रशासन बहुत अच्छी मदद कर रहा था उस समय तो देता था। हाँ। पर बाबा की पिंक आर्मी मुझे कहीं नहीं दिखी। मेरा मुकेश पहलवान नाम है। हाँ। तो क्या आपने देखा वहाँ पर? हम दोनों भाई साथ में ही थे। हाँ।
कहाँ जा रहे थे? हम वापस आ रहे थे एटा से जी। तो वहाँ भगदड़ का जैसा माहौल दिखा तो हमने गाड़ी साइड को लगा के ये सब चीजें हमने देखना शुरू कर दिया। तो उसके बारे में जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे तो कुछ लोग महिलाएं वो हमारे पास आई और उन्होंने बचाने के लिए हमसे आग्रह किया। तो हमने ये माहौल समझने की कोशिश की। कुछ टाइम तो हमारी समझ में भी नहीं आया कि ये माहौल हुआ क्या, कि एकदम इस तरीके से इतनी बड़ी घटना होने को मतलब ही नहीं था। हम गए थे तो माहौल कुछ और था, जब एकदम सिस्टम में था, मगर वो जब भगदड़ लगी तो हमने भी उन लोगों का सहयोग किया और उन्हें पहुंचाने का काम शुरू किया। तो क्या कुछ था वहां पर? जो बाबा के वॉलंटियर्स थे वो दिखाई दे रहे थे आपको? जो नहीं, उनमें से कोई नहीं। प्रशासनिक लोग, पुलिस वाले तो लगे हुए थे और उनमें से कोई हमें तो दिखाई नहीं दिया। प्रशासन और पुलिस वहां पर मौजूद था क्या? हाँ, प्रशासन पुलिस मौजूद थे। वो क्यों नहीं रोक पाए इस घटना को? अब ये अंदर से शुरू हुई थी ना घटना, जहाँ से शुरू हुई है वहाँ उनके सेवादार लगे रहते हैं और सेवादार के बाद फिर एक फील्ड जो रहता है वो पुलिस वालों का रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि जब सेवादार जो वहाँ लगे रहते हैं वहाँ पुलिस और वैसे लोगों का, मेरे जो बताया गया, वहाँ पे अलाउ नहीं करते वो लोग। तो जहाँ से अंदर से जो रजवाला माहौल शुरू हुआ है, जैसे निकलेंगे तो रजवाला स्टार्टिंग तो वहीं से होगी जहाँ पे नजदीक है। जब स्टेज से नीचे उतरेंगे तभी तो स्टार्टिंग शुरू होगी, पहले वाली क्रिया। जब बाहर तक आएंगे तब तक तो वो घटना घटित हो चुकी थी। आप समझ रहे हो ना, जब तक वो बाहर तक आएंगे तो अंदर की घटनाएं शुरू हो चुकी है। प्रशासन और पुलिस को अंदर नहीं जाने देते हो? हाँ, जिस एरिया में बाबा का प्रोग्राम चलता है उस नजदीकियों में हमें बताया गया है कि वहाँ पे बाबा के सेवादार लगे रहते हैं। सवाल ये उठता है कि बाबा के सेवादार क्या पुलिस प्रशासन से भी ऊपर हो गए हैं? वो डिसाइड करेंगे कि अंदर के घेरे में कौन रहेगा, पुलिस प्रशासन कहां तक आएगा। और पुलिस प्रशासन इतना मूक दर्शक है कि वो ये सब कुछ मान जाएगा, क्योंकि भाई बाबा का मामला है, न जाने कितने बड़े लोगों को नाराज कर दें। क्या कुछ ऐसे आदेश मिले हुए थे कि बाबा है उनको अपनी मनमर्जी करने देना? तो कई सारे सवाल हैं जो इस पूरी व्यवस्था और इस पूरे मैनेजमेंट पर प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। हाथरस की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में न्याय कमीशन की टीम लोगों का बयान लगातार दर्ज कर रही है। 2 जुलाई को धर्मेंद्र चौधरी घटनास्थल पर भगदड़ मचने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गए थे। उन्होंने उस वक्त क्या देखा, क्या मंजर था, घायलों ने क्या बताया, क्या समझ में आया, गलती किसकी थी, 121 लोगों की जान की जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी बनती है? धर्मेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बात की। क्या कुछ आपने बताया है कमीशन के सामने? ऐसा है, जैसे हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा था वहाँ का दृश्य तो बहुत ज्यादा भयानक था सर। और हमने देखा था वहाँ लोग पड़े हुए थे, डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, घायल थे, आसपास के लोग, प्रशासन। मैंने देखा था वहाँ यहाँ के एसडीएम साहब थे, वो एसडीएम साहब वो लाशों को उठवाने में और जो घायल थे उनको शिफ्ट करने में प्रशासन साथ बहुत ज्यादा मदद थे। और हम लोग भी थे, जो भी था वहाँ क्षेत्र के लोग, आसपास के सारे लोग लगे हुए थे। अच्छा, और क्या लगता है आपको गलती इसमें पूरी किसकी थी? प्रशासन की थी, किसकी थी? मदद करने के बाद हमने वहाँ लोगों से बात जो की, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो जो घटना हुई वो अंधविश्वास ही बाबा के कारण हुई। क्योंकि बाबा का जो अंदर प्रचार होता है, बाबा ने ये कहा था लोगों से कि अगर मेरी पैरों की रज अगर कोई अपने शरीर से लगा लेगा तो वो जो उसकी काया निरोगी हो जाएगी। अच्छा, बाबा ने खुद कहा? वहाँ बाबा ने खुद कहा है सर। बाबा के मैं प्रेम लड़ा दूंगा। बाबा इस तरह के, मैं कहता हूँ पाखंडी बाबा है। इस सारी घटना के पीछे बाबा है। और हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है आज, क्योंकि ये हमारा गृह जनपद है, ये इतनी बड़ी घटना हुई है। और हम लोग जिला अस्पताल भी गए, वहाँ घायलों से बात की हमने, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई बोलने तैयार नहीं है। प्रशासन ने पूरी जो जिस तरह मदद कर सकता था की, क्योंकि उनका खुद का बाबा का प्रोटोकॉल है। वहाँ लोग बता रहे थे बाबा खुद का प्रोटोकॉल होता है। क्या प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल ये होता है कि जो बाबा का सत्संग चलता है इस पांडाल में, उस पांडाल के अंदर प्रशासन को जाने की अनुमति नहीं होती। उसमें सिर्फ बाबा के जो भक्त होंगे, बाबा के अनुयायी होंगे, सिर्फ वही जाते हैं। ना अंदर कोई वीडियो बनाना अलाउ होता है। बाबा अंदर वीडियो भी नहीं बना देता। और अगर कोई बनाता है तो नहीं, उनसे फोन वगैरह छीन लिया जाता है, ये बताते हैं। तो इस तरह के सख्त दिशा निर्देश तो जो हैं वो वीवीआईपीज की और इस देश के तमाम खास रसूखदार लोगों के लिए भी नहीं फॉलो होते हैं। उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसके लिए वो तमाम लोग बाध्य होते हैं। देश की पुलिस है, देश का प्रशासन है और कुछ एसओपीज हैं जिसके तहत सबको काम करना होता है। लेकिन जब बात बाबाओं की आती है तो समझ से परे है कि हमारे प्रशासन और पुलिस जो है उनके हाथ इतने बंधे हुए क्यों लगते हैं। हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सीएम योगी को लेटर लिखा। राहुल ने योगी से क्या कुछ मांग की है वो भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।